हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों के समक्ष बीपीएससी, बीपीएसएससी और बीएसएससी इन तमाम परीक्षाओं के लिए और अब बिहार सरकार में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर वीडियो लेकर प्रतिदिन आऊँगा सुबह सुबह, और आप इसको देखिए। और थोड़ा डिटेल्स में होगा इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको प्रतिदिन यदि चैप्टर वाइज देखिएगा 10-15 मिनट में आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये भारत का इतिहास से संबंधित है, ये प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। यानी कि हिस्ट्री में हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है, इसलिए उन तमाम चीज़ों को जानना भी जरूरी है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज का संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है, यह है साहित्यिक और पुरातात्विक। यानी कि देखिए, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अगर हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत के अंदर, तो इसमें वैदिक साहित्य देख सकते हैं, संस्कृत देख सकते हैं, पाली देख सकते हैं, प्राकृत देख सकते हैं एवं अन्य साहित्य देख सकते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत के बारे में यदि बात किया जाए तो पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष और उत्खनन, ये सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग प्राचीन इतिहास को जान पाएंगे। और यदि साहित्यिक स्रोत में देखिएगा तो एक तो होता है वैदिक साहित्य और दूसरा होता है विदेशियों द्वारा विवरण। यानी कि जो भी विदेशी यात्री आए, अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उससे भी हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे तो ब्राह्मण साहित्य है। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये कैसा स्रोत है भाई? ये साहित्यिक स्रोत है। बौद्ध साहित्य में देखेंगे विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित, जिसके लेखक अश्वघोष है, महाविवास यानी कि वसुमित्र का, जातक आदि, ये सभी बौद्ध साहित्य है। जैन ग्रंथ में देखेंगे कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि, ये सभी के सभी, इन सभी ग्रंथों से भी हमें अतीत के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में देखेंगे राजतरंगिणी, ये कलहन की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी का, हर्षचरित वानभट्ट का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, अर्थशास्त्र और इनके लेखक कौटिल्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, स्वप्नवास दत्ता ये भास का है। राजाओं द्वारा रचित ये साहित्य जो है देखिएगा, हाल ये सातवाहन का, गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन ये पल्लव वंश का, मत विलास प्रहसन, हर्षवर्धन का 3 किताबें जो बराबर परीक्षा में पूछी जाती है, ये रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का है। सोमेश्वर ये चालुक्य वंश का, मानसोल्लास ये इनकी ग्रंथ है। साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे, साहित्यिक स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य देखिएगा, कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। ये अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो किस भाषा में है भाई? संस्कृत भाषा में है। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं, ये भी याद रख ली। ललित विस्तार ये इसकी रचना नेपाल में हुई थी, ये बौद्ध ग्रंथ है। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। यानी अष्टाध्यायी का जो पाणिनि का है, इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। यानी महाभाष्य किस पर आधारित है? तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की थी। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखी, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करता है।
ये कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में किस चीज का वर्णन है, तो ये मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का वर्णन है। तो इसमें आज बस इतना ही। बस आगे क्रमशः मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।